नाम है शीतल और डायबिटीज़ पर चर्चा की एक विशेष सीरीज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे डायबिटीज़, उसका खतरा और उसे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। और इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर नीलांबर भट्ट, हल्द्वानी, उत्तराखंड से। स्वागत है सर आपका। नमस्कार शीतल जी। सर डायबिटोलॉजिस्ट हैं और आज हमें बताएंगे कि किस तरह से हम डायबिटीज़ की मैनेजमेंट कर सकते हैं और उसके खतरे से बच सकते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर से कि सर आप अपने बारे में संक्षिप्त में परिचय दें हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलांबर भट्ट, प्रैक्टिसिंग फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, हल्द्वानी उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। आज जियो कन्वेंशन सेंटर में आपने मुझे डायबिटीज पे चर्चा के लिए बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल क्या होता है? देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति में नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल खाली पेट, जिसे फास्टिंग कहते हैं, हम रात्रि के 10 बजे बाद कुछ नहीं खाना है, सुबह उठ के जब हम टेस्ट करते हैं 10 घंटे फास्टिंग के बाद, तो यह नॉर्मल शुगर लेवल 100 से कम होनी चाहिए। 100 से 125 तक है तो इसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज या इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। अगर इसके ऊपर हो रही है 126 के ऊपर, तो हम उसको डायबिटीज के लेवल में कैटेगराइज करते हैं। यही AD और WHO का क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है। दूसरा आता है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल। एक स्वस्थ व्यक्ति में जिसको आज तक कभी डायबिटीज नहीं है, पहली बार उसको अगर डायबिटीज हम लेवल करते हैं तो उसको 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है। रात्रि के फास्टिंग के बाद सुबह फास्टिंग सैंपल लिया जाएगा, उसके तुरंत बाद 75 ग्राम ग्लूकोज उसको पिलाया जाएगा। उसके ठीक 2 घंटे बाद घड़ी में देख के जो दूसरी शुगर लेवल ली जाएगी उसको हम पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल कहते हैं। यह मरीज की डायग्नोसिस, उसको लेवल करने के लिए यह टेस्ट आवश्यक होता है। इसका लेवल नॉर्मल 140 से नीचे होता है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर का लेवल। अगर 140 से 199 तक है तो हम उसको इम्पेयर्ड पोस्ट प्रेंडियल ग्लाइसीमिया कहते हैं, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं, बॉर्डर लाइन केस हुआ, उसको प्री डायबिटीज कैटेगरी में रखते हैं। 200 से ऊपर अधिक आ रहा है तो उसको हम डायबिटीज लेवल करते हैं। ऐसे ही एक टेस्ट और होता है HbA1c, जो 3 महीने का शुगर जो बताता है। यह नॉर्मल 5.7 से कम होता है और 5.7 से 6.4 तक है तो इसको हम प्री डायबिटीज की कैटेगरी में रखते हैं। अगर 6.5 से ऊपर है तो हम उसको डायबिटीज लेवल करते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में और सुंदर तरीके से सर आपने बताया है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या हम डायबिटीज का टेस्ट घर पर कर सकते हैं? जी, आपका ये अच्छा प्रश्न है। डायबिटीज का टेस्ट हम घर पर कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमें डायबिटीज नहीं है और उसको हम पहली बार लेवल करेंगे कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। डायग्नोसिस जिसको कहते हैं, डायग्नोसिस के लिए घर पर टेस्ट नहीं रिकमेंड किया जाता है। अगर व्यक्ति मधुमेह के रोग से पीड़ित है और पहले से दवा ले रहा है तो उसको सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए घर पर ग्लूकोमीटर से टेस्ट करने के लिए रिकमेंडेशन है और करना भी चाहिए। ब्यूटीफुली वेल डन सर, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है सारी इन्फॉर्मेशन। एक मेरा अगला सवाल आपसे ये है, डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? डायबिटीज किसी व्यक्ति को है तो उसके शरीर पर, पूरे शरीर पर इसका दुष्प्रभाव डालता है। डायबिटीज पर से अपने आप में बड़े रहने से कोई व्यक्ति को तकलीफ नहीं होती, इसी वजह से इग्नोरेंस भी होता है। लेकिन लोगों को पता नहीं रहता है, लंबे समय तक रक्त में शर्करा बढ़ी रहने से, शुगर डायबिटीज का लेवल हाई रहने से उसकी आँखों पर असर आता है, उसके हार्ट पर असर आता है, उसके गुर्दों पर असर आता है, उसकी नसों पर असर आता है। इन जब 3 जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है, नेफ्रोपैथी, कार्डियोपैथी और CV रिस्क जो है रेटिनोपैथी, तो इससे आदमी को आँखों में ब्लाइंडनेस का रिस्क बढ़ जाता है, मोतियाबिंद जल्दी हो जाता है, हार्ट अटैक के खतरा अधिक बढ़ जाता है और पाँव में नस सुनसुनापन आता है, झंझनाहट होती है, सेंसेशन नहीं आते, दर्द होता है और पाँव में टो गैंग्रीन अल्सर, जो डायबिटिक फुट अल्सर कहते हैं, जो भरते नहीं घाव, ऐसे होने का खतरा रहता है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ वालों को जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उनको कीटोएसिडोसिस, कोमा में जा सकते हैं। ब्लड बॉडी में इन्फेक्शन का खतरा रहता है, स्किन पे बार बार फुंसियाँ फोड़े होने का खतरा रहता है, मुंह में ओरल इन्फेक्शन रहने का खतरा होता है, फंगल इन्फेक्शंस बॉडी में बहुत कॉमन होते हैं। तो इन्फेक्शन से एक कैटेगरी है, बाकी लॉन्ग टर्म जो उसके कॉम्प्लिकेशन है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और CV रिस्क, ये सब कॉम्प्लिकेशंस है।
सर ये कॉम्प्लिकेशंस वाकई में बहुत ही ख़तरनाक है और सुनने में तो और भी भयानक लग रहे हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसके लिए हमें याद रखना है कि हम अच्छा खाना खाएं और एक्सरसाइज करें। सर आपने जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो यकीनन हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ डायबिटीज़ और उसके कंट्रोल के लिए अगर अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारे फेसबुक पेज पर डायबिटीज़ पर चर्चा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर भी मिल सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।